नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेज में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया केप और मलेरिया के बारे में देख लिया था। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे अद्यतन पर्यावरण। अब इसमें देखेंगे क्या नया हुआ है इसके बारे में। आज की हमारी पहली जो टॉपिक है उसमें क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। दोस्तों, आपको पता है बिग कैट का मतलब क्या है? जो शेर, बाघ या इससे संबंधित लगभग जो प्रजातियां, शेर, बाघ, चीता, जगुआर, इससे संबंधित जो प्रजातियां हैं, इसको लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में क्या हुआ, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की गई और स्वीकृति प्रदान की गई। अब इसमें कितने सदस्य हैं दोस्तों? इसमें कुल अभी तक 4 सदस्य, भारत से ही 4 सदस्य हैं और भारत भी इसका सदस्य बना है। ठीक है दोस्तों। और 3 अन्य देश कौन कौन है? निकारागुआ, इस्तुआनिया और सोमालिया। ठीक दोस्तों। हुआ क्या था, 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है। अगर पूछा जाए किससे किसने लॉन्च किया है, भारत ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2023 में लॉन्च किया था। ठीक दोस्तों। और उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य IBCA के सदस्य बनने के पात्र हैं और इसमें कोई ऐसा बाध्यता नहीं है कि नहीं संयुक्त राष्ट्र सदस्य है या कुछ भी है, उनको नहीं लिया जाएगा। मतलब ये स्वेच्छा है, जो अगर सदस्यता लेना चाहता है वो ले सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? इसका मुख्यालय है भारत में। ठीक दोस्तों। इस अलायंस के लिए 2023-24 और 2027-28 तक की 5 वर्षीय अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है। ठीक दोस्तों। और इसमें ध्यान दीजिएगा, 7 प्रमुख बिग कैट्स में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण की बात की गई। कितने के? 7 के। ठीक है। और उपयुक्त 7 बिग कैट में से 5 बिग कैट्स यथा बाघ, शेर, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से, इस 7 में से 5 जो बिग कैट्स हैं सब बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता भारत में पाए जाते हैं। ध्यान देना है, चीता पहले नहीं थे, 1952 से पहले चीता नहीं थे, लेकिन पिछले साल को फिर से यहाँ लाया गया अफ्रीका से, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, इसलिए यहाँ चीते भी पाए जाते हैं। पहले यहाँ विलुप्त हो चुके थे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत में 2 नए रामसर साइट। कितने? 2 नए। ध्यान दीजिएगा, 14 अगस्त 2024 को भारत के 78वें स्वतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत में 3 नई आर्द्र भूमियां घोषित की गई। ठीक है, रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर दोस्तों आपको पता होगा, ये अंतरराष्ट्रीय जो आर्द्र भूमि महत्व होता है, रामसर स्थल होता है, उसमें सूचीबद्ध किया जाता है। और इसके साथ जैसे 3 नए घोषित हुए तो कुल कितने हो गए? 85 हो गए। ठीक है। और 3 कौन कौन से हैं? एक है नंजरायण अभ्यारण्य, कजुवेली अभ्यारण्य और तवा अभ्यारण्य। ये दोनों तमिलनाडु के हैं और ये आपका मध्य प्रदेश का है। टोटल कितने हो गए? 85। ठीक है, आगे देखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, नंजरायण और कजुवेली कहाँ? तमिलनाडु में है और तवा जो है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। और इसी के साथ ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में तमिलनाडु में 18 स्थल हो गए। कितने हो गए? 18 स्थल हो गए, जो देश में सर्वाधिक संख्या है रामसर स्थल। अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर सर्वाधिक रामसर साइट पाए जाते हैं, वो कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। सॉरी, वो कौन सा है आपका? तमिलनाडु। और दूसरे स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने हैं दोस्तों? टोटल 10 स्थल है। पीसीएस पूछे हुआ प्रश्न है पीसीएस में कि उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल है, तो उसमें क्या था? 10। ठीक दोस्तों। ठीक है। 2014 से 2024 के अवधि के दौरान रामसर में की सूची में भारत की लगभग 59 यानी 59 आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया। ये नहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे इतना ध्यान दीजिएगा। नंजनारायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का है? तमिलनाडु का। एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। अगला कौन सा है? कजुवेली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? सुलामा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और ध्यान दीजिएगा, यह भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। प्रायद्वीपीय भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। तवा जलाशय कहाँ पे दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में है और नर्मदापुरम जिले में स्थित है। और देनवा नदी के संगम, तवा और देनवा नदी 2 नदियां जहां आपस मिलती हैं, वहीं पे इसका निर्माण होता है। ठीक है। महादेव पहाड़िया तवा नदी का उद्गम का स्थल है। अगर पूछा जाए कि तवा नदी कहाँ से निकलती है, तवा नदी चूंकि नर्मदा की सहायक नदी है और ये कहाँ से निकलती है? महादेव की पहाड़ियों से निकलती है और यह नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक दोस्तों।
आगे चलते हैं। और ये जो आर्द्रभूमि है, ध्यान देना है, ये मानव निर्मित है। मानव निर्मित मतलब ये है किसी के द्वारा ये निर्माण कराया गया है। आगे चलते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह जलाशय सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित है। उल्लेखनीय है कि तवा जलाशय मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसमें कुछ रामसर स्थल दिए गए हैं, कुल अब संख्या कितनी हो गई, पूरा 85 हो गया है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कौन से कहाँ पे, एक बार सरसरी निगाह से आप देख लीजिएगा कौन सा रामसर स्थल कहाँ पे है। खैर यूपी वाला जरूर देख लीजिए, जो यूपी 10 है, कि पार्वती कहाँ पे, समझपुर कहाँ पे, पार्वती कहाँ है, समन कहाँ है, सूर कहाँ है, पांडे कहाँ है, नवाबगंज कहाँ है, ये सब आपको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको बन सकता है, बनेगा भी। यहाँ से इसका डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट जैसे समझपुर, रायबरेली, पार्वती, गोडा, समन, मैनपुरी, सूर, आगरा, सांडी, हरदोई, नवाबगंज, एटा, सॉरी उन्नाव, सरसई, आपका ये भी इटावा में है। ठीक दोस्तों, ये ऐसे कुछ जिले हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला आपका है विश्व विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023। ध्यान देना है दोस्तों, 19 मार्च 2024 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी आईक्यू एयर द्वारा वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी किया गया। और ये उसका कौन सा संस्करण था, 6वां संस्करण था। इसमें हुआ क्या, कुल 134 देशों के 7,812 शहरों को शामिल किया गया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, PM 2.5 पे आधारित है। एक दो होते हैं, एक PM 2.5, एक होता है PM 10। यह आपको अगर स्टेटमेंट में बनाया गया क्वेश्चन तो आपको कंफ्यूजन के लिए दे सकता है कि ये PM 10 पर आधारित नहीं है, PM 2.5 पर आधारित है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें दिया क्या गया है, इंपॉर्टेंट क्या है इसे देखते हैं। ध्यान देना है, ये 7 देश कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड, मॉरिशस और न्यूजीलैंड। ठीक, WAQR 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व के 7 देशों ने PM 2.5 के संदर्भ में WHO के वार्षिक दिशा निर्देश मान अर्थात PM5 या उससे कम को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इसका मतलब यह है, जो इसका वैश्विक मानक था WHO ने निर्धारित किया था, क्या किया था, उससे कम मिले। कौन कौन से ये, ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड और मॉरिशस और न्यूजीलैंड। ठीक दोस्तों, और इसके अतिरिक्त 3 देश कौन कौन, प्लूटोरिया, बर्मुडा, फ्रेंच पॉलिनेशिया ने PM 2.5 के संदर्भ में WHO के वार्षिक दिशा निर्देश को मान को प्राप्त किया। ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे क्या है, भारत में PM 2.5 के वार्षिक सांद्रता जो दिशा निर्देश है WHO का, उससे 10 गुना अधिक पाया गया। बहुत सही, कुछ देश इससे कम है, कुछ उसके बराबर, भारत 10 गुना ज्यादा है। इसमें बेगूसराय बिहार का, जो बेगूसराय, ये BPSC ध्यान दीजिएगा, BPSC वाले से बन सकता है और UP PCS के लिए भी जरूरी है। बेगूसराय बिहार का जो है विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र है। ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है, अगर पूछा जा सकता है विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र कौन सा है, तो कौन होगा, बेगूसराय। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत विश्व और मध्य एशिया का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। अगर देशों की कैटेगरी देखें तो भारत क्या है, तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है, सॉरी देश है। आगे चलते हैं। पहला कौन सा है, पहला बांग्लादेश है, दूसरा पाकिस्तान है और तीसरा भारत है। अब इसमें कुछ शहर के दिया गया है। अगर सबसे प्रदूषित राजधानी पूछिए तो दिल्ली है, दूसरी ढाका है, तीसरा ओंगाडोंगो है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला कौन सा है, आइसोपॉड की नई प्रजाति का नामकरण क्या है इसमें। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा कोल्लम कहाँ है, केरल तट पर गहरे समुद्री में आइसोपॉड की एक नई प्रजाति की खोज की है। उल्लेखनीय है कि इस आइसोपॉड की इस प्रजाति को ब्रूसेथोआ, इसरो क्या नाम दिया गया, इसका नामकरण क्या दिया गया,
ब्रुसियस हुआ इसरो। अगर पूछा जाए ब्रुसियस हुआ हाल ही चर्चा में रहा किससे संबंधित है, क्या होगा, ये आइसोपॉड की नई प्रजाति है। क्या है इसमें, चंद्रयान 3 की सफलता व अन्य अंतरिक्ष अभियानों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण आइसोपॉड की इस नई प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, इस नई प्रजाति की पहचान हिरोशिमा विश्वविद्यालय के शेटो इनलैंड सी कार्बन न्यूट्रल रिसर्च के सहायक प्रोफेसर पीटी अनीस द्वारा की गई। खोज कौन किया है, हिरोशिमा विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे उन्हीं के द्वारा ये खोजा गया। क्या नाम है उनका, पीटी अनीस। ठीक है दोस्तों, इस प्रजाति की खोज में कन्नूर स्थित रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के ए.के. हिलना और केरल विश्वविद्यालय के एक्वेटिक बायोलॉजी एंड फिशरीज विभाग के अध्यक्ष ए बीजू कुमार भी शामिल थे। कौन कौन थे, एक तो ए.के. हिलना शामिल थे और दूसरा ए बीजू कुमार शामिल थे। इसमें क्या है, जो खोजा गया प्रजाति है ब्रुसियथोआ इसरो भारत में पाई जाने वाली ब्रुसियथोआ जीनस की दूसरी प्रजाति है। यह नई प्रजाति स्पाइनिज ग्रियाई आई नामक समुद्री मछली के गिल गुहा में पाई जाती है। यानी जो समुद्री मछली है कौन सा, स्पाइनिजा का, उसके गिल में पाया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आइसोपॉड क्या है, आइसोपॉड ध्यान दीजिएगा, आइसोपॉड अकशेरुकी यानी अकशेरुकी का मतलब जिनके पास वर्टिब्रेट्स नहीं पाए जाते। क्या है, जीवों का एक समूह है जो पशुओं के बृहद समूह क्रस्टेशियंस से संबंधित है, जिसमें केकड़ा, झींगा और मछली, यानी इस समूह क्या है, जो झींगा वगैरह होता है, केकड़ा वगैरह होता है, वो उसी से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें लगभग ध्यान दीजिएगा आइसोपॉड जो होता है इसमें लगभग 10,000 प्रजातियां होती है। ठीक है, आइसोपॉड पहाड़ों, रेगिस्तानों से लेकर गहरे समुद्र तक अलग अलग प्रकार के आवासों में निवास करते हैं। आगे चलिएगा, भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022, ध्यान दीजिएगा, हाल ही पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसको रिपोर्ट जारी किया गया कि भारत में जो तेंदुए हैं उनकी संख्या कितनी है। कौन जारी करता है दोस्तों, वन एवं पर्यावरण जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा ये जारी किया गया है। क्या दिखाया गया इसमें, इसमें दिखाया गया है तेंदुओं की गणना का कार्य राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 13,874 कितने हैं, तेंदुए हैं। और ध्यान दीजिएगा, तेंदुओं की 67% आबादी का संरक्षित क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, जो मतलब जो रिजर्व क्षेत्र प्रोटेक्टेड एरिया है वहां पर 67% है, बाकी अदर क्षेत्रों में। और सर्वाधिक संख्या इनकी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में इनकी सर्वाधिक संख्या कितनी है, 3907 है। और उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर कर्नाटका और चौथे नंबर पे तमिलनाडु। ये आपके लिए पूछा जा सकता है कि आखिर इनकी संख्या कितनी कहां पर है। ठीक है, पहले कौन है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटका और चौथा तमिलनाडु। संख्या भी देख लीजिए। और उत्तर प्रदेश अगर आप पीसीएस दे रहे हैं तो स्वाभाविक उत्तर प्रदेश की संख्या भी जरूरी, कितना है, 371। ज्ञातव्य तो है कि भारतीय तेंदुआ वैज्ञानिक, जो इसका वैज्ञानिक नाम है, ध्यान दीजिएगा, पैंथ्रापाडस फ्यूसा है। ठीक, आयुष्मान इसका अगर स्टेटस देखे थे क्रिटिकल रेड लिस्ट थ्रेटेंड है और नियर थ्रेटेंड है, मतलब जब संख्या ज्यादा है तो थ्रेटेंड ही रहेंगे, क्रिटिकल एंडेंजर्ड नहीं रहेंगे। अब एक हिम तेंदुओं की रिपोर्ट जारी की गई है और भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है, कौन जारी करता है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और रिपोर्ट का नाम क्या था, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। ठीक दोस्तों, इस रिपोर्ट में बताया गया भारत में कुल 718 हिम तेंदुए हैं। कितने हैं, 718 है। आगे क्या आपको ये दिमाग हो सकता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है इनकी संख्या, बिल्कुल, क्योंकि बाघ और तेंदुए बार बार जनगणना की जाती रहती है और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आपको पास नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं, हिम तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक लद्दाख में, अगर पूछा जाए हिम तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक कहाँ पे, लद्दाख है। उसके बाद और तेंदुआ कहाँ पे है सब ज्यादा, मध्य प्रदेश में, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटका, चौथा तमिलनाडु हम पढ़े थे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हिम तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, लद्दाख में कितना है, 470, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36 और सिक्किम में 21। अगर इसको ट्रिक करके ध्यान दीजिए कि कहाँ संख्या सर्वाधिक होगा, भूल जाइएगा, क्योंकि लद्दाख का क्षेत्र पर अगर देखें ठंडे क्षेत्र के रूप से सबसे ज्यादा, इसलिए यहाँ संख्या ज्यादा होगी।
उत्तराखंड में दूसरे नंबर पे है, तो हिमाचल तीसरे नंबर पे। इस आधार पर आप ट्रिक के आधार पर इसे देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, मध्य मध्य एवं दक्षिण एशिया में पहाड़ी क्षेत्रों में इनका निवास करते हैं ज्यादातर। जहाँ ठंडा प्रदेश होता है वहीं पे निवास करते हैं। कहाँ कहाँ ऐसे 12 देश है, कौन कौन से? अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक दोस्तों, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथर आंसिया है, आयुसियन में लाल सूची में यानी वर्नेबल में। और भारत ने 2009, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड लॉन्च किया था। ठीक है, उल्लेखनीय है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 में इसे शुभंकर भी मॉस्को भी घोषित किया गया था। ठीक, शुभंकर CNC नाम दिया गया, इसका नाम क्या था? शुभंकर CNC। और 23 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया, इंपॉर्टेंट डे है आपके। ठीक है, इस प्रकार जितने डे मिलते हैं आपको लिख लेना चाहिए अलग पेज से, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। अगर क्या है? बर्निहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर, ये कौन जारी करता है? जनवरी 2024 में एक स्वतंत्र अनुसंधान संगठन क्या है? क्या सेंटर फॉर द रिसर्च एनर्जी क्लीन एयर द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या गया? देश में वायु प्रदूषण की कटौती के स्तर को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया। और टोटल 227 शहर शामिल किए गए, जिनके 2023 में 75% से अधिक दिनों के वायु गुणवत्ता के आंकड़े में PM10 पर स्तर है। मानी कि ध्यान दीजिएगा, अभी आप वर्ल्ड में जो देखे थे PM 2.5 पे देखे थे, इसे किस पे आधारित है? PM10 पर आधारित है। और इस पे देखिएगा PM10 स्तरों पर संदर्भ है बर्निहाट यानी मेघालय का है। बर्निहाट पूछा जाए कहाँ पे? ये मेघालय का है। 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, यानी PM10 पर यह सबसे प्रदूषित शहर है। कहाँ का है ये? मेघालय का है। बर्निहाट में PM10 की वार्षिक औसत सांद्रता 301 दर्ज की गई, 301 दर्ज की गई। ठीक दोस्तों, आगे देखिएगा, वर्ष 2023 में PM10 के स्तरों में भारत में 50 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के सर्वाधिक 19 शहर हैं। बहुत से अभी आपने देखा तो वहां पे सब जो मेट्रोपॉलिटन सिटी थी वो कौन सी? बेगूसराय थी जो सबसे प्रदूषित थी। और यहाँ पे क्या है कि जो अगर इतने शहरों में 50 शहरों प्रदूषित देखे तो इसमें कितने हैं? 19 शहर बिहार के ही हैं सर्वाधिक। बिहार PCS इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, BPSC ये यहाँ से प्रश्न मिल सकता है। इसके बाद हरियाणा 8 शहर हैं, राजस्थान 8 शहर हैं और यूपी के 7 शहर। यूपी में पीछे नहीं है, यूपी 10 PM10 पे 50 शहरों में इसके 7 शहर शामिल। कौन कौन से? ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर बुलंदशहर शामिल है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इधर देखिएगा, भारत के शीर्ष 5 प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं और किस पे आधारित थे? PM10 पर आधारित। अगर यहाँ से कोड बनाया कहेगा PM2.5 पर आधारित है तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। अगर उसमें कोड बनाएगा PM10 पर आधारित हो फिर गलत होगा। ठीक है, सबसे प्रदूषित कौन सा है? बर्निहाट मेघालय का है, दूसरा बेगूसराय बिहार का है। ये ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी ये प्रथम पे रहा है, मतलब मेट्रोपॉलिटन शहर है और यहाँ भी आ गया है। और तीसरे नंबर पे नोएडा शामिल है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। और चौथा श्रीगंगानगर राजस्थान, छपरा बिहार। आगे आइएगा, PM2.5 सांद्रता के संदर्भ में बर्निहाट 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। ठीक, आगे चलिएगा। अब PM2.5 पर जो रिपोर्ट दिएगा, PM2.5 में भी वही शहर प्रदूषित हैं जो PM10 पे हैं। कौन कौन से? बर्निहाट मेघालय और बेगूसराय बिहार। लेकिन तीसरे नंबर पे दिल्ली आ जाता है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, जनवरी 2024 में पेंच अभ्यारण्य को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। अब आप सोच रहे हैं अरे सर हम तो लद्दाख वाला पढ़े थे। ध्यान दीजिएगा, वो लद्दाख का जो था अभ्यारण्य था और ये पार्क है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और अभ्यारण्य को यह दर्जा प्रदान किए जाने का उद्देश्य क्या है? इसका प्रकाश यानी लाइट प्रदूषण के
समस्या को निपटान करना और खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉट के प्रति रुचि को लोगों के प्रति जागरूक करना, यानी लोगों में ये जागरूकता फैलाना, एस्ट्रोनॉट की तरफ जागरूकता फैलाना है, प्लस लाइट प्रदूषण को कम करना है। ज्ञातव्य है पेच अभ्यारण्य एक राष्ट्रीय वेधशाला नाइट ऑब्जर्वेटरी स्थापित की गई है। यह एक विशिष्ट क्षेत्र को तारा अवलोकन के निर्दिष्ट किया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। यह पेंच अभ्यारण्य एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क है। कौन सा है? 5वां है। पेंच अभ्यारण्य दो राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है। डार्क स्काई इंटरनेशनल के अनुसार 4 अन्य डार्क स्काई पर कौन कौन से हैं? ह्यूहान पर्वत ताइवान, इरियोमेटे इशिगाकी राष्ट्रीय उद्यान जापान, केजुशिमा डार्क स्काई जापान। ठीक, आगे क्या है? एक कोरिया का है। नहीं पॉइंटेड है, ये चीज पेच वाला ध्यान दीजिएगा। आगे आइएगा डार्क स्काई की बारे में। डार्क स्काई पार्क रातकालीन आकाश को कृत्रिम प्रकाश से होने वाले वायु प्रदूषण से संरक्षित करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज देखो जो मैं आपको बता रहा था, ये चीज याद रखिएगा। जो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य, अभी आपने जो डार्क स्काई अभ्यारण्य देख रहे हैं वो क्या था? ये नेशनल पार्क है, और ये वो नेशनल पार्क था, और ये क्या है? अभ्यारण्य है। कहाँ घोषित किया गया दोस्तों? लद्दाख के हिनले गांव में। ठीक है, पूछा पिछली बार पीसीएस पूछा हुआ प्रश्न था, ये पीसीएस का जो प्रश्न था और आरओ में भी पूछा गया प्रश्न था। आगे हम देख रहे हैं रक्षा विज्ञान। रक्षा विज्ञान क्या है हमारा? जोरावर क्या है दोस्तों? ये टैंक है। क्या है? टैंक है। और किसके द्वारा निर्मित किया गया? डीआरडीओ को। डीआरडीओ फुल फॉर्म क्या है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। ठीक, डिफेंस रिसर्च, ठीक है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बोला क्या है इसका? भारत के हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। जोरावर नाम दिया गया। जोरावर कौन थे दोस्तों? जोरावर आप फिल्मों में देखे होंगे, जो खन्ना के काम करते थे, कुछ जोरावर होता था। और इसमें भी कौन थे जोरावर? ये डोगरा के जनरल थे जोरावर सिंह, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जोरावर सिंह लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत चीन सीमा के विरुद्ध सैन्य अभियान में संचालित किया था। इन्होंने क्या किया था? लद्दाख में और पश्चिमी जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, चीन की सीमा जो लगता है, वो वहां पर उन्होंने क्या काम किया था? संचालित किया, कुछ अभियान चलाया था, इसीलिए वो फेमस थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पर क्या किया गया है? इसको नाम रखा गया है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बहुत डीप नहीं जाता। साइंस टेक यहाँ पे पीसीएस के लिए साइंस टेक में स्पेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ध्यान दीजिएगा अगर आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ रखी है, इसमें ये ध्यान देना है क्या चीज है, किससे संबंधित है। बहुत आपको यूपीएससी की तरह ऑप्शन बना के नहीं पूछा जाने वाला, आपको 4 ऑप्शन ज्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, VLSRSAM का सफल परीक्षण कौन किया है? डीआरडीओ द्वारा किया गया है। क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा VLSRSAM के एक के बाद एक 2 उड़ाने का परीक्षण किया गया। क्या है इसमें? सर्वप्रथम 12 सितंबर 2024 को उड़ीसा के कहां पे होता है? ये चांदीपुर में इसका परीक्षण किया गया। यह उड़ान परीक्षण भूमि आधारित ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से किया गया। ठीक दोस्तों, ये एक मिसाइल है, ध्यान दीजिएगा। क्या ये BLSR-19 क्या सरफेस टू एयर मिसाइल है? ध्यान दीजिएगा, आपको मिसाइल पहचानने का मैं नियम बता देता हूं। जहां पे लिखा रहे A to A, मतलब लिखा तो नहीं रहता, लेकिन वर्ड में लिखा रहेगा फुल फॉर्म, वहां क्या होता है? एयर टू एयर। अगर जैसे ये लिखा S to AM, इसका मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल। एक ऐसा मिसाइल है दोस्तों, सरफेस से एयर, मतलब क्या? सरफेस से मारेगा, ऊपर से ये सुरक्षा प्रदान करेगा, मतलब ऊपर जाके ये दगेगा। ठीक है, लिखा ना, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ठीक है, फुल फॉर्म इसका देख लीजिए एक बार, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। आगे ध्यान दीजिएगा, मालपे एवं मुल्की का जलावरण। ये क्या है दोस्तों? मालपे एवं मुल्की। ध्यान दीजिएगा, 9 सितंबर 2024 का मालपे और मुल्की का जलावरण किया गया। एक परियोजना चली थी, ध्यान दीजिएगा, एक परियोजना क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर शैडो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें, ये कौन सा है? मालपे चौथा है
मुल्की पांचवा है। ठीक है, पोतों का कोच्चि में, कहां पे, कोच्चि में जलावरण किया गया। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के सभी पोतों के कोचीन, ध्यान दीजिए कि जितने पोत निर्माण किए जा रहे हैं, कहां से निर्माण किया जा रहा है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा यह किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। और अप्रैल 2019 में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य पनडुब्बी रोधी युद्धक की मतलब बनाने की बात की चली थी, जिसमें 8 पोत शामिल थे, इसमें चौथा या पांचवा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नई श्रेणी के पोतों में को माहे श्रेणी के पोतों के नाम से जाना जाता है। यानी ध्यान दीजिएगा, ये जो पोत बन रहे हैं, इसकी जो श्रेणियां रखी गई, इसका नाम क्या है, माहे श्रेणी। इस श्रेणी की पोत स्वदेशी रूप से विकसित है और अंतरजलीय सेंसरों से लैस है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अग्नि 4, अग्नि जो आप जानते हैं क्या, एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसी का भी क्या परीक्षण किया गया और चेक किया जाता है। और सामरिक मिसाइल क्यों कही जाती है, क्योंकि सामरिक इसलिए जो कि अगर यहाँ से वार किया जाए किसी अन्य देश की सीमा को आराम से भेद सकती है, वहां को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसी जो मिसाइलें होती हैं उसे हम सामरिक कहते हैं। क्या हुआ इसमें, ये मध्यम दूरी का है, लगभग इसकी जो मारक क्षमता है दोस्तों 4000 किलोमीटर, 4000 से अधिक ही है, 4000 माना जाता है। यदि है ना, मारक क्षमता कितना है, 4000 है और इसमें ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। इसकी मारक क्षमता और फुल फॉर्म ध्यान दीजिए। कैसी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल विशेषता ये होती है, ये सरफेस टू सरफेस लॉन्च होती है। ठीक, ये ऐसी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह मार करती है। अगर पूछ कहा जा सकता है ये बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू एयर वार करती है या एयर टू सरफेस वार करती है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसी ध्यान दीजिएगा, सरफेस टू सरफेस वार करती है। अग्नि 1, अग्नि 1 दोस्तों ध्यान दीजिए, अग्नि जो है ये अग्नि मिसाइल की श्रेणी है। इसमें अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और छठवें पे काम चल रहा है। अग्नि 1 की जो मारक क्षमता है लगभग 700 किलोमीटर है, 700 से 1000 है, हालांकि यही बताया जाता है। दूसरा का 2000 है लगभग, तीसरे का 3000 है, चौथे का 4000 है, पांचवे का 5000 से 5500 किलोमीटर है। ठीक है, इसलिए क्या क्या हाल ही में इसका भी परीक्षण किया गया। ठीक दोस्तों, आगे क्या, समुद्र प्रताप प्रदूषक नियंत्रक पोत। यानी जो समुद्र प्रताप है, इसका नाम क्या है, ये एक पोत है। वो कैसा पोत है, ये प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पोत है। ठीक है, कहां पे लॉन्च किया गया, गोवा में पहले स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का जलावरण किया गया। कहां पे, गोवा में। नाम क्या रखा गया, समुद्र प्रताप। अगर पूछा जाए हाल ही में चर्चा में रहा समुद्र प्रताप किससे संबंधित है, शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ध्यान दीजिए कि किससे संबंधित है, ये जो समुद्र में प्रदूषण हो रहा है उसको उसी से कम करने के लिए क्या है, पोत है। कौन निर्माण करता है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे निर्माण किया गया है। ठीक दोस्तों, काम क्या है इसका, समुद्री तटों पर तेल रिसाव घटनाओं को पता लगाने और उन्हें रोकने में मदद करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो टैंकर आते हैं समुद्र के माध्यम से, वो कभी कभी उसमें रिसाव हो जाता है, कोई समस्या हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है कि समुद्र में काफी ज्यादा प्रदूषण सा फैल जाता है। इसी वजह से क्या है, इसको पता कराने के लिए इसको चैम्बेक्स टू विस्फोटक इकोनॉमिक एक्सप्लॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसका विकास किया गया है। क्या है ये, विस्फोटक है। कैसा विस्फोटक है ये, वर्तमान उपलब्धि किसी भी ठोस विस्फोटक की तुलना में यह अधिक शक्तिशाली। और टीएनटी आप केमिस्ट्री जब पढ़ते होंगे, क्या ट्राई नाइट्रोलुसेंट जो विस्फोटक होते हैं, इसमें इसका उससे भी घातक है। केमिस्ट्री में आप ये टॉपिक का पढ़ रहे होंगे, टीएनटी, टीएनजी, ठीक है, आरडीएक्स वगैरह। यह क्या है, इस उच्च प्रदर्शन विस्फोटक में भारतीय नौसेना द्वारा प्रमाणित किया गया। नौसेना ने प्रमाण दे दिया, भैया बहुत ज्यादा विस्फोटक वाला है। आगे चलिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं याद रखें तो भी चलेगा। आईएनएस अरिहंत भारतीय नौसेना में शामिल। आईएनएस अरिहंत जो है 29 सितंबर 2024 को कहां से, विशाखापट्टनम में आयोजित एक समारोह में क्या हुआ, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, आईएनएस अरिहंत भारत की दूसरी स्वदेशी निर्मित क्या है, पनडुब्बी है। कैसी निर्मित है, पहली कौन सी है, यह अरिहंत श्रेणी की है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, उल्लेखनीय है कि पहली जो पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत 2016 में
शामिल किया गया था। जो अरिहंत जो था, अरिहंत जो पनडुब्बी थी, यह 2016 में शामिल की गई थी और पहली स्वदेशी निर्मित थी। और ये कौन सी है? INS अरिहंत जो है दूसरी है। ठीक है दोस्तों। और इसमें ध्यान दीजिए, नाभ की क्षमता है, नाभ की क्षमता का मतलब ये है, इसमें ये इतनी क्षमता है कि इसको 6000 टन वजन है इसका और 83 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है। और 750 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता वाली K-15 मिसाइल से लॉन्च है। ठीक है। जो K-15 क्या अगर पूछा जाए, हाल ही समाचारों में रहा, K-15 किससे संबंधित, तो क्या ये मिसाइल है। और ये भारत की न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता के और अधिक मजबूती प्रदान करता है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब ये हो गया दोस्तों, जो परमाणु हथियार से हमला हो सकता है वो 3 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से? पहला हो सकता है सरफेस से, दूसरा हो सकता है एयर से, तीसरा हो सकता है वाटर से। स्वाभाविक अगर पनडुब्बी है तो वाटर से करेगा, सरफेस से है तो अग्नि मिसाइल करेगी, एयर से रहेगा तो कोई और करेगा, ब्रह्मोस वगैरह करेगा। ये क्या है आपका? वही है। ठीक है। समुद्री टायर की क्षमता को और विकास करेगा। गौरव लंबी दूरी की गाइडेड बम है। गौरव के पूछे हाल ही समाचारों में, गौरव किससे संबंधित है? शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या है ये? क्या है? लॉन्ग रेंज गाइडेड बम। ये पहला उड़ान इसका परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा निर्मित है? DRDO के द्वारा निर्मित है। नाम क्या दिया गया? गौरव दिया गया। कहाँ इसको परीक्षण किया गया दोस्तों? पूछा जाए तो उड़ीसा पे किया गया। और कौन सा ऐसा विमान था जिसने इसमें का प्रयोग किया गया? क्या सुखोई 30 MiG-1 लड़ाकू विमान द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक दोस्तों। अपने प्रथम उड़ान परीक्षण के दौरान इस गाइडेड बम ने निर्धारित लक्ष्य को सटीकता प्राप्त की। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं। अच्छा, इसे किसके साझेदारी से बनाया गया है? अडानी डिफेंस लिमिटेड द्वारा और भारतीय फोर्सेस द्वारा। गौरव एक वायु से लॉन्च किया जाने वाला गाइडेड बम है और 100 किलोग्राम श्रेणी का गाइडेड बम है। सॉरी, 1000 किलोग्राम इसका है वजन। ठीक है। आगे चलते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षण प्रणाली की उड़ान कौन किया है? ये DRDO द्वारा द्वितीय चरण में इसकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली के उड़ान का परीक्षण किया गया। क्या है यह? परीक्षण के तहत 5000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के देश में स्वदेशी क्षमता को प्रदर्शन किया। ध्यान देना है दोस्तों कि आपको पता है, जैसे आपके पास मिसाइल है अग्नि 4, अग्नि 5 है या अन्य जो मिसाइल से हैं, तो होता क्या है कि इसका हम उपयोग कहाँ करेंगे? दूसरे देशों के विरुद्ध कर सकते हैं। वैसे ही दूसरे देश जैसे पाकिस्तान, चीन जो है, अगर इनके पास जो मिसाइलें हैं ये भारत के विरुद्ध कर सकते हैं। अगर मिसाइलें आ रही हैं तो इनको रोकने के लिए हमारे पास क्षमता होनी चाहिए। इसी क्षमता के विकास के मद्देनजर क्या किया जा रहा है? इन प्रणालियों का विकास किया जा रहा है। ठीक है। ये क्या करेंगे कि अगर ऐसी कोई मिसाइल आ रही है जो 5000 किलोमीटर से आ रही है तो उसको क्या कर सकते हैं? ये रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके पहले, इससे आगे देखिएगा, देश के प्रथम चरण के बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण प्रणाली पहले ही तैनात किया जा चुका है, जिसमें 2000 किलोमीटर तक के रेंज के मिसाइल को क्या किया जा सकता है? रोक सकता है। ठीक दोस्तों। आगे चलिएगा। और इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। आगे आइए। INS त्रिपुट क्या है ये? जुलाई 2024 में गोवा में INS त्रिपुट का अनावरण किया गया। कहाँ पे? गोवा में। किसने बनाया है दोस्तों? यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ये निर्माणाधीन 2 अत्याधुनिक युद्धपोतों की श्रृंखला है। ठीक। अभी आपने INS अरिहंत भी पढ़ा है। ठीक है। पोतों का निर्माण भारतीय नौसेना के लिए किया जा रहा है, जिसका ये लिखने की INS त्रिपुट नामकरण शक्तिशाली तीर के आधार पर किया गया है। ठीक दोस्तों। आगे चलिएगा। इस पोत पर शत्रु के सतही पोत, पनडुब्बी और विमान के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए डिजाइन किया गया। यानी अगर आप पोत के तहत आएंगे, पनडुब्बी के तहत आएंगे या विमान के द्वारा आएंगे तो इसके द्वारा ये एक्शन लिया जा सकता है। लंबाई वजन का लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यह प्रथम अवसर है जब इस युद्धपोत का निर्माण किसी भारतीय शिपयार्ड द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। और यह पूर्ण रूप से स्वदेशी है।
आगे चलिएगा। अभ्यास का सफल परीक्षण क्या है? डीआरडीओ द्वारा निर्मित है। अभ्यास अभ्यास क्या है? ये लगातार 6 विकासात्मक उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। कहाँ पे? चांदीपुरा उड़ीसा में। क्या नाम है इसका? एकीकृत परीक्षण केंद्र से इसका क्या किया गया? परीक्षण किया गया। तो अभ्यास क्या है? एक उच्च गति वाला नष्ट होने योग्य हवाई लक्ष्य है। इसका मतलब है अगर कोई टारगेट है इसके सामने, उसको ये क्या कर सकता है? ध्वस्त कर सकता है। अभ्यास का प्रयोग एक हवाई वस्तु के रूप में किया जाएगा, जिसे परीक्षण अभ्यास सत्रों में 2 मिसाइल और पेलोडों के निशाना बनाकर किया जा सकता है। इसका मतलब यह है जो अगर वायु में कोई ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर सकता है? ये खत्म कर सकता है। ठीक दोस्तों, आगे चलिएगा। रुद्रम 1 का सफल परीक्षण। रुद्रम 1 क्या है दोस्तों? यह भारत की पहली स्वदेशी विकसित नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल है, यानी यह न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। रुद्रम फुल फॉर्म ये है। रुद्रम फुल फॉर्म मतलब रुद्रम के नाम से ये लोकप्रिय है। और इस मिसाइल को डीआरडीओ के विभिन्न प्रयोगशालाओं, जो कौन कौन से हैं? मिसाइल सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी और सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दनेस एंड सर्टिफिकेशन द्वारा इसका प्रमाणन किया गया है। ठीक है, यह हवा से सतह से मार कर सकती है, मतलब एयर टू सरफेस, यानी हवा से इसे लॉन्च किया जाएगा और सतह पे मार गिराएगा। मिसाइल के विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए निर्मित किया गया, यानी भाई स्वाभाविक अगर हवा से मार करेगा तो भारतीय वायुसेना ही चला सकती है इसको। ठीक, आगे चलिएगा। आगे क्या है आपका? इसकी जो मारक क्षमता कितना है दोस्तों? 500 मीटर है। आगे चलिएगा। रुद्रम 2 को भी 29 मई को परीक्षण किया गया था और डीआरडीओ द्वारा निर्मित किया गया, और इसे किसके द्वारा? सुखोई 30 द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक दोस्तों, आगे चलिएगा। ये क्या है? रुद्रम 2 स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रोदित है, जिसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया है। अब आगे चलिएगा। अग्नि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? ध्यान देना है दोस्तों, ब्रह्मोस जो मिसाइल है भारत ने इसे निर्मित किया किसके सहयोग से? रूस और भारत के संयुक्त सहयोग से इसे निर्मित किया गया है। अभी क्या गया है? फिलीपींस को इसको बेचा है। किसने बेचा है? भारत ने देने की बात कही है। ठीक है, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की पहली खेप सौंप दी, यानी बेच दिया है। और फिलीपींस की इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और क्या है? क्रूज मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ा अंतर होता है दोस्तों। बैलिस्टिक मिसाइल जो होते क्या होते हैं? ये थोड़ा 45 डिग्री पे उड़ती है और फिर जाके फिर एयर में जाती है, कुछ देर ऊंचाई पे जाती है, फिर परवलयाकार पथ नापते हुए सीधा अपने टारगेट को उतर जाती हैं। यानी इनको पहले चरण में बूस्ट किया जाता है, वो आखिर बाकी आधे चरण में अपने आप स्वयं चली जाती हैं। जो क्रूज मिसाइल होती है एक टारगेट से दूसरे टारगेट पे सीधा टारगेट करती है। ठीक है, ये क्रूज और बैलिस्टिक में अंतर है। ठीक, और ऐसा प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है, विदेशी देश। अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा देश है हाल ही में जो ब्रह्मोस मिसाइल पाया है भारत से, पहला देश कौन सा है? तो क्या नाम है उसका? फिलीपींस होगा। भारतीय वायुसेना ने C-13 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का आपूर्ति, अगर पूछा जाए किसके द्वारा भेजा गया वहां पर फिलीपींस में? ग्लोब मास्टर के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, खैर सब नहीं पॉइंट है आपके लिए, इसी ध्यान दीजिए ब्रह्मोस किसके किसके देश का संयुक्त है? ये तो रूस और भारत के बीच में संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। ठीक, भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मॉस्को नदी पे ये निर्मित है। अग्नि प्राइम मतलब दोस्तों जैसे अग्नि मिसाइल है, अग्नि का ही एक मतलब कि एडवांस वर्जन है, जिसका नाम क्या क्या है? अग्नि प्राइम। क्या है? नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल मैंने अभी समझा क्या होता है, और क्या नाम दिया गया? अग्नि प्राइम। कहाँ परीक्षण किया गया इसको? वहीं पे उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। ठीक है, इस मिसाइल का प्रथम परीक्षण 2021 में किया गया था। इसकी मारक क्षमता कितनी है दोस्तों? 1 से 2000, बस इतने ध्यान दीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं। FW-200B का पहला स्वदेशी, भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक है। क्या है? अगर पूछा जाए ये हाल ही में चर्चा में रहा, ये क्या है?
क्या होगा? भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक है। कहाँ पे क्या हुआ ये? मई 2024 बेंगलुरु में कर्नाटक स्थित फ्लाई रेंज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा इसको क्या किया गया? अनावरण किया गया है। यह मानव रहित विमान है। क्या है ये? मानव रहित विमान है। कंपनी का दावा है कि भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक है। क्या है? भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक है। इसमें मानव की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ड्रोन जैसा ये काम करेगा। ठीक दोस्तों, ड्रोन ही है एक तरह से। ठीक है, इस कितने किलोग्राम क्षमता है इसकी? 100 किलोग्राम की क्षमता है और मध्यम लंबाई के तक ये जा सकता है। ठीक है, लड़ाकू विमान वाहन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी एक तरह ड्रोन ही है जिसको ये निर्मित किया गया है। आगे क्या है? पनडुब्बी रोधी पोत आगरे और अक्षय लॉन्च। 13 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना में 2 पनडुब्बियों को लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? एक का नाम है INS अग्रे, दूसरा क्या है? INS अक्षय। दो है। कहां से लॉन्च किया दोस्तों? कोलकाता से लॉन्च किया गया है। और ये दोनों पोत भारतीय नौसेना के लिए मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के द्वारा ये क्या किया गया? निर्माण किया गया है। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि लॉन्च कहां से हुए हैं और ये क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अन्य चीज से अपेक्षा। मिशन दिव्यास्त्र, दिव्यास्त्र मिशन दिव्यास्त्र क्या है? 11 मार्च 2024 का DRDO द्वारा MIRV प्रौद्योगिकी से लैस अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम परीक्षण उड़ान किया गया। मतलब आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि अग्नि 5, अग्नि 4, अग्नि 3 क्या है, तो क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। उसी क्या किया गया है? मिशन दिव्यास्त्र के तहत, मिशन दिव्यास्त्र के तहत क्या किया गया है? इसका परीक्षण किया गया है। उड़ान परीक्षण को मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया, यानी अग्नि 5 की जो परीक्षण किया जा रहा था उसका क्या नाम दिया गया? मिशन दिव्यास्त्र। कहाँ किया गया इसका परीक्षण? उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ठीक है दोस्तों, अग्नि 5 जो है, अग्नि 5 जो है भारत, अमेरिका, यूके, रूस और फ्रांस, चीन जैसे देश के विशेष समूहों में शामिल होगी। इसका मतलब क्या है? इसकी जो मारक क्षमता है दोस्तों 5000 से लगभग 5500 किलोमीटर है। यानी ये ऐसे देश हैं जिनके पास ऐसी मिसाइल है जो लंबी दूरी तक सफर कर सकती है। कौन कौन से हैं? भारत जो है, अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस और चीन जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो गया जिसके पास इतनी लंबी दूरी मार करने की क्या है? क्षमता वाली मिसाइल है। और इसमें 3 चरण होते हैं। 3 चरणीय मिसाइल प्रक्षेपात। ठीक है, और ठोस प्ररोधक मतलब फ्यूल का, ये ठोस फ्यूल का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक दोस्तों, MIRV क्या है? मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब क्या है कि यह अपने टारगेट को बार बार बदल सकता है और अपने स्वतंत्र रूप से चल सकता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रथम मेड इंडिया ASTDS टैग ओशन ग्रेस क्या है? 2 मार्च 2024 के भारत के प्रथम स्वदेशी रूप से निर्मित अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइज्ड टग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन ओशन ग्रेस का उद्घाटन किया गया। क्या है ये? ओशन ग्रेस एक 60T बोलार्ड पुल टग है। ओशन ग्रेस टग बड़े पोत को खींचने वाली छोटे नाव है। मतलब क्या है ये? एक जो जिससे बड़े बड़े जो पोत होते हैं उनको जो खींचा जाता है, कभी कभी कोई समस्या हो जाती है तो क्या है? उसी प्रकार क्या है? नाव है, जो 45 करोड़ रुपए में निर्मित की गई। अगर पूछा जाए ओशन ग्रेस क्या है तो आप इससे समझिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या काम करता है? ये बड़े पोतों को खींचने, ढकेलने, उनका मार्गदर्शन करने में ये सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। केजी परियोजना प्रथम तेल टैंकर पोत स्वर्ण सिंधु का शुभारंभ। केजी परियोजना प्रथम तेल टैंकर क्या है? ये प्रथम तेल टैंकर है। क्या नाम है इसका? स्वर्ण सिंधु। कहाँ लॉन्च किया गया दोस्तों? हाल ही प्रधानमंत्री द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में KGDW ध्यान, केजी की फुल फॉर्म है कृष्णा गोदावरी। अगर आपको फुल फॉर्म नहीं भी पता है क्या है, कहाँ से लॉन्च किया गया, सिंपल से ध्यान दीजिएगा कि कृष्णा गोदावरी से लॉन्च किया गया। क्या है ये? पहले कच्चा तेलवाहक पोत, कच्चा तेलवाहक पोत क्या नाम दिया? क्या नाम दिया गया? स्वर्ण सिंधु को रवाना किया। और नव उत्पादित कच्चे तेल को लेकर 9 मार्च 2024 को
मंगलूरू स्थित मंगलूरू रिफाइनरी तक पहुंचा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। यह निम्न सल्फर वाले स्वदेशी कच्चे तेल या MRPL में विभिन्न ईंधनों के पेट्रोकेमिकल रूप में निर्माणित किया जाएगा। आगे चलिएगा। स्वर्ण सिंधु क्या है? स्वर्ण सिंधु एक जलपोत है जिसका निर्माण 2010 में किया गया था और स्वर्ण सिंधु भारत के एक तेलवाहक पोत है, ठीक है, जिसकी लंबाई 288 मीटर है। VSHORADS की सफल परीक्षण क्या है? ये 28-29 फरवरी 2024 को इसका परीक्षण किया गया। कहाँ पे? उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण संयंत्र पे, ठीक है। क्या है ये? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। क्या है ये? वेरी शॉर्ट रेंज का फुल फॉर्म क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, ठीक है। मानव द्वारा वहनीय वायु रक्षा स्वदेशी रूप से निर्मित है और किसके द्वारा किया गया? DRDO द्वारा किया गया। अगर पूछा जाए क्या है ये, तो इसका नाम वेरी शॉर्ट लॉन्च करिएगा। अगर चलिएगा। अगालेगा द्वीप में हवाई पट्टी और जेटी पट्टी का निर्माण। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अभी 29 फरवरी 2024 को मॉरिशस के अगालेगा द्वीप, अगर पूछा जाए हाल ही में चर्चा में रहा है अगालेगा द्वीप कहाँ पे है, तो कहाँ है दोस्तों? मॉरिशस में है, ठीक है। वहां पर क्या किया गया है? हवाई पट्टी का निर्माण किया गया। किसके द्वारा किया गया है? भारत के द्वारा किया गया है। और उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनैथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। ठीक दोस्तों, वर्ष 2015 में भारत और मॉरिशस के मध्य अगालेगा द्वीप और समुद्री हवाई परिवहन सुविधाओं के सुधार के लिए समझौता हुआ था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2015 में समझौता हुआ, हाल ही में क्या है? इसका उद्घाटन किया गया। ध्यान देना ये वाली बात ही है, अगर पूछा जाए ये दोनों द्वीप कहाँ पे है, कहाँ पे है ये दोस्तों? मॉरिशस में। आगे चलते हैं, और इस सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समर वायु रक्षा प्रणाली क्या है? 17 फरवरी 2024 को वायु शक्ति 2024 अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा समर प्रणाली का परीक्षण किया गया। क्या ये? इसका कहां से? पोखरण रेंज से किया गया है। समर फुल फॉर्म क्या? सरफेस टू एयर मिसाइल एक्यूरेशन रेडिएशन फुल फॉर्म है। क्या है? भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास के दौरान इसका परीक्षण किया है। आगे चलते हैं। समर एक कम दूरी पर त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है। लगभग इसकी जो मारक क्षमता है दोस्तों कितने? 10 से 12 किलोमीटर। ठीक, समर मिसाइल पर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और मानव रहित हवाई वाहन से किया जा सकता है। ठीक, INS संधायक क्या है दोस्तों? विशाखापट्टनम में नौसेना पोतगार या नोवेल डेकयार्ड द्वारा आयोजित एक समारोह में INS संधायक को नौसेना में शामिल किया गया। क्या है? INS संधायक भारतीय नौसेना हेतु गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है और यह पोत बृहद रूप परियोजना के तहत निर्मित 4 पोतों की श्रृंखला का पहला पोत, यानी इसमें संधायक का अर्थ होता है विशेष खोज करने वाला। संधायक फुल फॉर्म क्या है? विशेष खोज करने वाला। ध्यान देने वाली बात यह है, यह क्या है? एक पोत है, इसमें 4 पोत निर्माण करने की बात की गई, जिसमें यह पहला पोत है। और 4 कौन कौन से दोस्तों? INS संधायक, INS निर्देशक, INS इच्छक और INS संधोक। INS निरूपक सेवा मुक्त, विशाखापट्टनम में इसे सेवा मुक्ति प्रदान की गई और यह लगभग 38 वर्षों तक, ध्यान दीजिएगा 38 वर्षों तक भारत में कार्य किया और 1985 में इसे शामिल किया गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आपके लिए है बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और कुछ युद्धाभ्यास हैं दोस्तों, युद्धाभ्यास हम अलग से देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।